राज्यपाल कलराज मिश्र और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और आज लखनऊ में ये मुलाकात हुई। राज्यपाल ने इस दौरान उनसे उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने उन्हें संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की फोटो प्रति भेंट की है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये बेहद अहम मुलाकात रही। राज्यपाल कलराज मिश्र और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात थी। आज लखनऊ में मुलाकात हुई। राज्यपाल के इस दौरान उनसे उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्यपाल से उन्हें संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की फोटो प्रति भी भेंट की गई है। बेहद अहम मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच। मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम मुलाकात रही। इस दौरान उन्होंने भेंट की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की फोटो प्रति भी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की राज्यपाल कलराज मिश्र ने। बेहद अहम मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात थी। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं कलराज मिश्र। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, उत्तर प्रदेश के सीएम और राज्यपाल से मुलाकात की है कलराज मिश्र ने, और क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? जी श्वेता, बिल्कुल देखिए 3 दिन से उत्तर प्रदेश के प्रवास पर चल रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। सबसे पहले वो लखनऊ गए थे, वहाँ एक विद्वत जनों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके बाद कल उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी हुए और उसके बाद आज उनका राजनीतिक मुलाकातों का दौर है। हालांकि बहुत ज्यादा राजनीतिक हालातों पर चर्चा नहीं हुई है और संविधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ जब वो मिले हैं तो उन्होंने संविधान के मूल उद्देश्य और कर्तव्य हैं उनकी फोटो प्रति भी भेंट की है और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भी उनको भी संविधान की प्रति भेंट की है। योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर भी चर्चा की है। तो ये दोनों मुलाकात हो चुकी हैं और अभी कुछ और लोगों से भी वो मिलेंगे और उसके बाद उनका दोपहर बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम। चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज भी कुछ अहम मुलाकात वो करेंगे और दोपहर बाद वापस जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में मुलाकात की बेहद अहम तस्वीर। बिहार में भाजपा जेडीयू की बयानबाजी रहेगी जारी। ऐसा लग रहा है मानो दोनों विपक्षी पार्टियों की तरह ये उलझी है। एक और भाजपा नेता नीतीश सरकार पर निशाने साध रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू अपने पोजीशनिंग के जरिए तेवर दिखा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने एनडीए की एक समन्वय समिति बनाने की मांग की ताकि समन्वय समिति उन मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी जिन पर दोनों पार्टियों में एक राय नहीं है। और इससे पहले जेडीयू ने पेगासस और जाति आधारित जनगणना की मांग का भी समर्थन किया था और दोनों ही बेहद संवेदनशील मुद्दे जिसकी मांग कर नीतीश ने दुखती रग पर हाथ रखा था। तो कई ऐसे मुद्दे जिस पर एक राय नहीं बनती नजर आती है। इन दोनों के बीच में भाजपा जेडीयू की बयानबाजी यहां पर जारी रहेगी। ऐसा लग रहा है मानो दोनों विपक्षी पार्टियों की तरह ही ये उलझी हुई है। एक और तो भाजपा नेता नीतीश सरकार पर लगातार निशाने साध रहे तो दूसरी ओर जेडीयू अपनी पोजीशनिंग के जरिए तेवर भी दिखा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने एनडीए की एक समन्वय समिति बनाने की मांग की थी ताकि समन्वय समिति उन मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी जिन पर दोनों पार्टियों में एक राय नहीं बन पाती और इसे लेकर बयानबाजी चलती है। इससे पहले जेडीयू ने पेगासस और जाति आधारित जनगणना की मांग का भी समर्थन किया था और दोनों ही बेहद संवेदनशील मुद्दे जिसकी मांग पर नीतीश ने दुखती रग पर हाथ रखा था। छत्तीसगढ़ का मसला क्यों उलझा रही कांग्रेस? पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ मसला अटका हुआ है। मीडिया का भी पंजाब छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पर फोकस है। पार्टी आलाकमान के साथ ही मीटिंग हुई, बाद में विवाद नहीं सुलझा। बघेल ने 50 विधायक, मेयर, जिलाध्यक्ष आदि को दिल्ली ले जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और बिना समझौते दिल्ली से लौटते भूपेश बघेल ने जुलूस निकाल दिया। तो वहीं नाराज टीएस सिंहदेव ने फिर से अपना मोर्चा खोल दिया है। तो यहाँ विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले पंजाब और अब छत्तीसगढ़। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ का मसला आखिर उलझा क्यों रही है कांग्रेस? पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ मसला भी अटका हुआ है। मीडिया का भी पंजाब छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पर ही फोकस है।
पार्टी आलाकमान के साथ हुई मीटिंग के बाद भी ये विवाद नहीं सुलझा है। बघेल ने 50 विधायक, मेयर, जिलाध्यक्ष आदि को दिल्ली ले जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और बिना समझौते दिल्ली से लौटते ही भूपेश बघेल ने जुलूस निकाल दिया। तो वहीं नाराज टीएस सिंहदेव ने फिर से अपना मोर्चा खोल दिया है। क्या केंद्र सरकार तालिबान से करेगी समझौता? तालिबान को दुनिया देगी मान्यता, अमेरिका भी यही चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान को लेकर तैयार 2 प्रस्ताव इसकी मिसाल भी है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने हस्ताक्षर किया है। तालिबान को लेकर तैयार किए गए दोनों प्रस्तावों पर दस्तखत किया गया। हालांकि भारत ने अभी अपनी अफगान नीति तैयार नहीं की है। भारत अफगान को मान्यता देगा या नहीं, इसे लेकर भी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही भारत का रुख साफ होगा और जब दुनिया के देश तालिबान को मान्यता देंगे तब भारत भी दे सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जब दुनिया के देश ही उसे के साथ नजर आएंगे तो सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार तालिबान से समझौता करेगी? जिस तरह की स्थितियां यहां पर नजर आती हैं, तालिबान को दुनिया मान्यता देगी, अमेरिका भी यही चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान को लेकर भी 2 प्रस्ताव तैयार जो किए गए वो इसकी मिसाल है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने हस्ताक्षर इसमें किया। तालिबान को लेकर तैयार किए गए दोनों प्रस्तावों पर दस्तखत किया गया। हालांकि भारत ने अभी अपनी अफगान नीति यहाँ पर तैयार नहीं की है। भारत अफगान को मान्यता देगा या नहीं, इसे लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही भारत का रुख साफ होगा और जब दुनिया के देश तालिबान को मान्यता देंगे तब भारत भी दे सकता है। गुपकार के साथ कांग्रेस कैसे करेगी तालमेल? वैसे कांग्रेस अलग अलग राज्यों में गठबंधन कर रही है खत्म। जैसे असम में महाजोत से कांग्रेस खुद को अलग कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस जल्द ही यहां पर टूटेगा। दरअसल पिछले जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस की एक अहम मीटिंग हुई थी पिछले दिनों और इस मीटिंग में लगभग आधा दर्जन पार्टियों ने एक प्रस्ताव भी पास किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ। ऐसे में कांग्रेस इस मसले का समर्थन करती है तो पूरे देश में विरोध हो सकता है। वैसे कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा बहाल करना, और ऐसे में नजर आता है कि कांग्रेस जिस तरह से स्टैंड ले रही है इसे लेकर गुपकार के साथ कांग्रेस कैसे करेगी तालमेल, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में गठबंधन यहां पर अपना खत्म कर रही है। जैसे असम की बात करें, वहां पर महाजोत से कांग्रेस खुद को अलग कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस यहां पर जल्द ही टूटेगा। दरअसल पिछले जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस की पिछले दिनों अहम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में लगभग आधा दर्जन पार्टियों ने एक प्रस्ताव पास किया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव यहां पर पास किया गया और ऐसे में कांग्रेस इस मसले का समर्थन करती है तो पूरे देश में इसका विरोध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है। शपथ लेने वाले 9 जजों में से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जज। पहली बार हुआ है शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला ये कार्यक्रम इस बार कुछ अलग था। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में और इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस B.B. नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस C.T. रविंद्र कुमार सहित जस्टिस M.M. सुंदरेश और वरिष्ठ वकील P.S. नरसिम्हा ने शपथ ली। 2027 में जस्टिस नागरत्ना पहली महिला CJI भी बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 साल बाद हुए नए जजों की नियुक्ति। नई नियुक्तियों के बाद जजों की संख्या अब 33 हो जाएगी। ये जो 9 नियुक्तियां हुई हैं जिसके बाद कुल संख्या अब 33 पर पहुंच चुकी है। तो आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला ये कार्यक्रम इस बार बेहद अलग था। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन के सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही पहली बार है जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जहां सीधा प्रसारण किया गया। जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस B.B. नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस C.T. रविंद्र कुमार सहित जस्टिस M.M. सुंदरेश और वरिष्ठ वकील P.S. नरसिम्हा ने शपथ ली। 2027 में जस्टिस नागरत्ना पहली महिला CJI बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 साल बाद हुई है नए जजों की नियुक्ति। नई नियुक्तियों के बाद जजों की संख्या अब 33 हो जाएगी। कांग्रेस को लगा एक और झटका। केरल के वरिष्ठ पार्टी नेता A.V. गोपीनाथन ने हाथ का साथ छोड़ा है। देश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी में उथल-पुथल का सिलसिला भी जारी है। वरिष्ठ नेता A.V. गोपीनाथन ने अंदरूनी कलह के चलते इस्तीफा दिया। गोपीनाथन के राज्य की सत्ताधारी CPM में जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। CPM नेता A.K. बालन ने कहा, फैसला गोपीनाथन के हाथों में है।
हालांकि गोपीनाथन ने स्पष्ट किया है कि अभी वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अभी किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा जरूर उन्होंने कांग्रेस से दे दिया है। वजह अंदरूनी कलह बताई जा रही है। केरल के वरिष्ठ नेता हैं एवी गोपीनाथन, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ा है। देश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल का सिलसिला जारी है और अब यह सिलसिला केरल में भी नजर आ रहा है। वरिष्ठ नेता एवी गोपीनाथन ने अंदरूनी कलह के चलते इस्तीफा दिया, ये वजह बता रहे हैं वो। गोपीनाथन के राज्य की सत्ताधारी सीपीएम में जाने के हालांकि संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सीपीएम नेता ए.के. बालन ने इसे लेकर कहा कि फैसला गोपीनाथन के हाथों में है। हालांकि इसे लेकर जब गोपीनाथन से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। पंजाब में सबका टारगेट सिद्धू। नवजोत सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनीष तिवारी, राजेंद्र कौर, प्रताप बाजवा सबके लिए सिद्धू विलेन है। पंजाब में कैप्टन के सबसे बड़े विरोधी बाजवा भी सिद्धू को लेकर बदल गए। सिद्धू से पहले जो एक दो विरोधी खेमे थे उन्हें भी कैप्टन ने अपने साथ कर लिया है। पंजाब में सिद्धू सिर्फ पार्टी आलाकमान की ताकत के भरोसे ही अपने कदम जमाए हुए हैं और सिद्धू को बाहरी होने की वजह से भी यहाँ ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जो कैप्टन के विरोधी थे वो भी सिद्धू के विरोध में आते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुश्किल सिद्धू के लिए जरूर लग रहा है, क्योंकि सिद्धू सभी के लिए विलन बन गए हैं यहाँ पर। तो पंजाब में सबका टारगेट सिद्धू है, ये नजर आता है। नवजोत सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी यहाँ के हालात नहीं सुधरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनीष तिवारी, राजेंद्र कौर, प्रताप बाजवा सबके लिए सिद्धू विलन है। पंजाब में कैप्टन के सबसे बड़े विरोधी बाजवा भी सिद्धू को लेकर बदल गए हैं। सिद्धू से पहले जो एक दो विरोधी खेमे थे उन्हें भी कैप्टन ने अपने साथ कर लिया है। पंजाब में सिर्फ सिद्धू पार्टी आलाकमान की ताकत के भरोसे ही अपने कदम जमाए हुए और सिद्धू के बाहरी होने की वजह से भी उन्हें ज्यादा समर्थन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया और कहा कि हादसे में एमपी लौट रहे 11 दर्शनार्थियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी उन्होंने प्रार्थना की है। बेहद दुखद हादसा था नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर शोक जताया और साथ ही कहा कि हादसे में एमपी लौट रहे 11 दर्शनार्थियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना। 7 दिन में बारिश नहीं तो सितंबर में भी गहराएगा बिजली संकट। बिजली संकट के बीच ऊर्जा महकमे का परेशान करने वाला बयान। 3100 लाख यूनिट पहुंच चुकी है बिजली की मांग। प्रदेश में अब तक ये सर्वाधिक बिजली की डिमांड है। बिजली संकट के लिए बारिश और कोयला सप्लाई में कमी को मुख्य कारण यहां पर माना जा रहा है और फिर से केंद्र सरकार से यहां पर उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार यहां पर दखल दे। ये जरूरत अब महसूस की जा रही है जिस तरह की स्थितियां बन गई है और साथ ही साफ कर दिया कि यदि आगामी 7 दिन में बारिश नहीं होती है तो सितंबर में भी बिजली संकट के हालात बनेंगे। बिजली मांग में हुई औसत 700 से 800 लाख यूनिट की बढ़ोतरी। सामान्यतः अगस्त में औसत 2000 लाख यूनिट प्रतिदिन मांग रहती है, जो इस वर्ष बढ़कर 3100 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से राहत की खबर है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल की 8वीं इकाई उत्पादन की ओर अग्रसर है। 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई से फुल लोड पर उत्पादन शुरू हुआ है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। साथ ही कहा कि सीएम के वित्तीय समर्थन एवं उनकी दूरदृष्टिता से ये कार्य हो सका। डॉक्टर कल्ला ने प्रमुख ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार, RVUNL के CMD RK शर्मा के अलावा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई दी। नवस्थापित इकाई के संचालित होने पर प्रतिदिन 1584 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। अब इकाई से 72 घंटे तक ट्रायल रन होने के बाद रिलायबिलिटी रन ऑपरेशन चलेगा। सितंबर में ही इकाई से नियमित वाणिज्यिक उत्पादन यहां पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। RVUNL के CMD RK शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस का सूरत में भी ठहराव होगा। ट्रेन का अगले महीने तक सूरत स्टेशन पर शुरू किया जा सकता है ठहराव। रेलवे प्रशासन ने शुरू किया ट्रेन का टाइम टेबल रिव्यू। पिछले दिनों मुंबई सेंट्रल जयपुर दुरंतो को हिसार तक विस्तार दिया गया था, लेकिन सूरत जैसे बड़े स्टेशन पर नहीं रखा गया था ट्रेन का ठहराव। इसके चलते जयपुर से जुड़े व्यापारियों को यहां पर परेशानी हो रही थी। पिछले दिनों अखिल भारतीय वैश्य समाज संगठन ने यहां पर मांग उठाई थी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से भी मुलाकात की गई थी और इस मामले में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से आग्रह किया गया। अब जल्द ही ट्रेन का सूरत में शुरू हो सकता है ठहराव। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी प्रसारित की थी इसे लेकर खबर, तो प्रसारित की गई थी पहले ही खबर। और अब इसके अलावा जयपुर से भी जुड़े व्यापारियों को अब इससे परेशानी हो रही थी क्योंकि इसका ठहराव नहीं था। पिछले दिनों अखिल भारतीय वैश्य समाज संगठन ने इसे लेकर मांग भी उठाई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से भी इसे लेकर मुलाकात की गई थी और इस मामले में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से भी आग्रह किया गया था। अब जल्द ही ट्रेन का सूरत में ठहराव शुरू हो सकता है। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को झटका है। जीपीएफ की राशि पर लोन की सीमा कम करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कर्मचारी जीपीएफ नियम 1997 में संशोधन किया जाएगा और अभी जीपीएफ की कुल राशि के 75% तक का लोन लिया जा सकता है। प्रस्ताव में 10 से 50% तक किए जाने का प्रावधान है। हालांकि विभाग के मुताबिक अभी ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। फिलहाल इसके आदेश लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन तैयारी जरूर इसे लेकर की जा रही है। आदेश हालांकि लागू नहीं है और इसे माना जा रहा है कि 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को झटका रहेगा। जीपीएफ की राशि पर लोन की सीमा कम करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कर्मचारी जीपीएफ नियम 1997 में संशोधन किया जा रहा है और अभी जीपीएफ की कुल राशि के 75% तक का यहां पर लोन लिया जा सकता है। प्रस्ताव में 10 से 50% तक किए जाने का भी प्रावधान है। हालांकि विभाग के मुताबिक अभी यह सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। फिलहाल इसके आदेश लागू नहीं किए गए। दिल्ली जाना हुआ महंगा। शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुरा टोल पर 5-5 रुपए लगेंगे अधिक। 31 तारीख की रात 12 बजे बाद से बढ़ोतरी लागू होगी, यानी आज रात 12 बजे के बाद से ये लागू हो जाएगा। वाहन चालकों को कल से चुकाना होगा अधिक टोल दरों के साथ पास भी यहाँ पर महंगा हुआ है, तो थोड़ा पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ पर टोल के दिल्ली जाना महंगा हुआ है, इसके यहाँ से शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुरा टोल पर 5-5 रुपए अधिक लगेंगे। जो अब तक की राशि उससे 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। 31 तारीख यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से ये बढ़ोतरी लागू होगी। वाहन चालकों को कल से अधिक टोल चुकाना होगा। टोल दरों के साथ पास भी महंगा हुआ है। आपके काम की कुछ जरूरी चीजें, कल से होने जा रहे हैं कई अहम बदलाव जिसका असर पड़ सकता है आपके बजट पर। आधार लिंकिंग प्रोविडेंट फंड, रसोई गैस की कीमतें प्रमुख विषय है। रसोई गैस की कीमतें जनवरी से बढ़ चुकी है 165 रुपए तक और अब सितंबर में भी ये बढ़ोतरी जारी रह सकती है। आधार पीएफ को अब लिंक करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपका और नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं हो सकेगा। डिफॉल्टर्स के जीएसटीआर दाखिल करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो बदलने जा रही हैं, कुछ बदलाव, अहम बदलाव है जो कल से होने जा रहे हैं और ये बेहद आपके काम की चीजें हैं जिसका असर आपके बजट पर पड़ सकता है। आधार लिंकिंग प्रोविडेंट फंड, रसोई गैस की कीमतें प्रमुख विषय इसमें है। रसोई गैस की कीमतें जनवरी से अब तक 165 रुपए बढ़ चुकी है और अब सितंबर में भी ये बढ़ोतरी जारी रह सकती है। आधार पीएफ को अब लिंक करना भी अनिवार्य होगा और ऐसा ना करने पर आपका और नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं हो सकेगा। डिफॉल्टर्स के जीएसटीआर दाखिल करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जयपुर में कल होगा तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 पंचायत समितियों में होगा आखिरी चरण का चुनाव। जमवारामगढ़, बस्सी, टूंगा, चाकसू, कोटखापदा और सागरनेर पंचायत समिति में मतदान होगा। 133 पंचायत समिति और 15 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा। कुल 3184 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तृतीय चरण के लिए मतदान दल आज रवाना होंगे। तो आज मतदान दल रवाना हो जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान है जो कल होगा। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। कल जयपुर में तीसरे और आखिरी चरण का ये चुनाव है। 7 पंचायत समितियों में आखिरी चरण का चुनाव होगा। कल वोटिंग होगी जिसमें जमवारामगढ़, बस्सी, टूंगा, चाकसू, कोटखापदा और सांगानेर पंचायत समिति शामिल है जिसमें कल मतदान होने जा रहा है। 133 पंचायत समिति और 15 जिला परिषद सदस्यों के लिए ये चुनाव होगा। कुल 3184 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तृतीय चरण के लिए मतदान दल आज रवाना होगा। प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। 24 घंटे में 14 जिलों में जोरदार बारिश हुई है। 12, झालावाड़, भरतपुर, सिरोही, उदयपुर में 1.5 से 2.5 इंच तक बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन सिस्टम बनने से बना है कम दबाव का क्षेत्र और अगले 2 दिन में 17 जिलों में अच्छी बारिश के आसार भी हैं। बारिश का ये दौर चल सकता है 3 से 9 सितंबर तक। तो ये माना जा रहा है 3 से 9 सितंबर तक ये बारिश का दौर चल सकता है। हालांकि कुछ जिलों में अहम पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। 14 जिले ऐसे जहां पर पिछले 24 घंटों में जोरदार बारिश देखने को मिली। 12, झालावाड़, भरतपुर, सिरोही, उदयपुर में 1.5 से 2.5 इंच तक बारिश हुई है। वही बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन सिस्टम बनने से ही बना है कम दबाव का क्षेत्र। माना जा रहा है अगले 2 दिन में 17 जिलों में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। अच्छी बारिश हो सकती है और बारिश का ये दौर 3 से 9 सितंबर तक चल सकता है।